Hello everyone. In the last video, we discussed the relationship between nature and early man. As we know, the relationship between nature and humans is very dynamic in nature and has been changing constantly. In today's video, we will discuss the reason which contributed to this change. But before we do that, let's take a look at the important human advancement made by humans over the period of time. All these human advancements are listed here in chronological order. We will discuss them one by one. Human gatherers lived during Stone Age. As we discussed in last video, that they depended on environment for their survival because they did not have any technology, they did not even know how to grow their food. So, despite that, their relationship with nature was very intimate and direct. They used environment only to fulfill their need. So we can safely say that their relationship was very utilitarian with Mother Nature. Then came the agriculture revolution. It started some 12,000 years ago. It marked a significant shift in the relationship between nature and human. How? जब खेती लोगों को नहीं पता थी तो उस टाइम जो हंटर गैदरर्स थे दे यूज्ड टू लिव लाइक अ नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल. वो एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड मूव करते रहते थे. पर जब उनको खेती की जानकारी हो गई और उन्होंने अपने खेतों पे खेती करनी शुरू कर दी तो उसके आसपास ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया. धीरे धीरे ऐसे परमानेंट सेटलमेंट बन गए और जब वो परमानेंट सेटलमेंट बन गई उन्हीं को बाद में हम गांव के नाम से कहने लगे. तो एक तो उन्होंने अपना फूड का जरिया ढूंढ लिया जिसके लिए उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता था. दूसरा है कि एनिमल्स, उनको एनिमल्स मीट भी चाहिए, एनिमल स्किन भी चाहिए, एनिमल बोन भी चाहिए फॉर मल्टीपल पर्पसेस. पहले वो एनिमल्स को हंट करते थे पर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में वो चेंज भी आ गया. उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया और उसी डोमेस्टिक एनिमल से वो एनिमल मीट ले लेते थे, मिल्क ले लेते थे, बोन ले लेते थे और एनिमल स्किन यूज करते थे. तो देखा आपने कि धीरे धीरे ह्यूमंस ने नेचर को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया. उन्होंने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया जो पहले स्टोन एज में पॉसिबल नहीं था. उनका जो रिलेशनशिप केयरिंग और इंटीमेट था वो बदल के अब एक्सट्रैक्टिव हो गया था. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. जैसे वाटर को वो फार्मिंग के लिए यूज कर रहे थे तो उन्होंने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया. फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ 18-19 सेंचुरी के बीच में कर. ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था. वेस्टर्न कंट्रीज से फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कुछ की फीचर्स हैं. सबसे पहला की फीचर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इसमें टेक्नोलॉजी का काफी यूज हुआ जिसका एक उदाहरण है स्टीम इंजन. जो पहला स्टीम इंजन बना था वो एक बेसिक वाटर पंप था जिसका यूज था माइन शाफ्ट से पानी निकालना. उसी मॉडल को फिर उन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज किया, पावरफुल बनाया, इफेक्टिव बनाया जिसको यूज किया जाने लगा शिप्स में, ट्रेन्स में और फिर फैक्ट्रीज में. दूसरा जो इसका की इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मास प्रोडक्शन. पहले चीजें हाथों से बनती थी तो लिमिटेड क्वांटिटी में बनती थी. अब मशीनों से बन रही है तो वॉल्यूम में, बल्क में बन रही थी. जहां जहां इंडस्ट्री बनी वहां वहां शहरीकरण हो गया. लोग गांव से माइग्रेट होकर के शहर में आते थे नौकरी के लिए. तो इंडस्ट्री के पास भी उन्होंने जिस इंडस्ट्री में नौकरी मिली वही उन्होंने रहना शुरू कर दिया और जो है पूरा वहां सेटलमेंट बन गया. तो इस तरह से अर्बनाइजेशन हो गया. अब जहां जहां इंडस्ट्री बनी वहां डिफॉरेस्टेशन हुआ क्योंकि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए. लैंड कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट को काट के मिलेगा. तो जब फॉरेस्ट को काटने लगे तो हमारे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होने लगा. रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होगा तो उसके एडवर्स इफेक्ट तो होंगे ही, जैसे पोल्यूशन. तो पोल्यूशन की समस्या जो है वो आने लगी. तो इस तरह से देखिए कि कैसे उन्होंने एनवायरनमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने लगे इकोनॉमिक गेन के लिए.
Let's discuss the another stage. जब लोगों को धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के इल इफेक्ट्स के बारे में पता चलने लगा, जैसे हमने डिस्कस किया कि पोल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही थी, तो उसके इल इफेक्ट्स भी धीरे धीरे सबको नजर आने लगे और उसके बारे में लोगों की अवेयरनेस हो गई। जब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होने लगी तो पता चला अरे ऐसे तो एनवायरनमेंट जो है वो खत्म ही हो जाएगा, एनवायरनमेंट खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वी डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। तो एक एनवायरनमेंट मूवमेंट्स जो है वो काफी एनवायरनमेंट मूवमेंट स्टार्ट होने लगे जिनका फोकस क्या था, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और इसको काफी एजेंसीज का सपोर्ट मिलने लगा, जनता का सपोर्ट मिला, जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, उन सब ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, तो इसको काफी मोमेंटम मिला। एंड थैंक्स टू दीज मूवमेंट्स जो कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है नेचर के साथ, उसकी बात की जाने लगी कि हम ऐसे रिसोर्सेज को अब्यूज नहीं कर सकते, हमें उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। Then came sustainability and conservation. Sustainability and conservation जो है दोनों का मकसद एक ही है, to protect mother nature, पर दोनों का फोकस थोड़ा डिफरेंट है। कंजर्वेशन में हम बात करते हैं to preserve nature, and sustainability में हम बात करते हैं to use natural resources but without damaging it or very little damage. So thanks to these dialogue of sustainability and conservation, sustainable development की बात होने लगी कि ग्रोथ करो, इंडस्ट्रीज बनाओ, ह्यूमन सेटलमेंट बनाओ, but not at the cost of nature. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात होने लगी और फ्रेंडली, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स की बात होने लगी, और इस सबकी बात होने की वजह से, सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन की बात होने की वजह से क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिसोर्स डिप्लीशन, ये जो एनवायरमेंटल ग्लोबल चैलेंजेस थे, इस पे फोकस होने लगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। देन केम द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, एक्सट्रैक्ट करना और भी आसान कर दिया, पर एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी ने यह भी पॉसिबल किया कि जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको हम मॉनिटर कर सके। अब हम डैमेजेस को मॉनिटर कर पाएंगे तभी तो हम उसको देख पाएंगे कि हमें किस सॉल्यूशन की जरूरत है। अगर फॉरेस्ट कवर जो है कितना रिड्यूस हुआ तभी तो पता चलेगा कितने और प्लांटेशन की जरूरत है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी ने यह भी पॉसिबल कर दिया कि जो डैमेज हो रहा है उसको हम प्रिडिक्ट भी कर सके, तो अगर हम उसे पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। रिन्यूएबल एनर्जी कहे तो ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके क्रिएट की जा रही है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो पावर, विंड मिल एक्सेट्रा। कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सब डायलॉग जो हो रहा है, बातें हो रही है, वो किस लिए, उस रिलेशनशिप को रीस्टोर करने के लिए जो रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो गया था, विच यूज्ड टू बी अ बैलेंस रिलेशनशिप ड्यूरिंग स्टोन एज, और जो विद द एडवांसमेंट जो वो रिलेशनशिप है वो इम्बैलेंस हो गया था, उसको बैलेंस करने के लिए इन सब की चर्चा होने लगी। Now here is your task. What are the insight you can draw from this timeline? You have to give your reasons for the same. So that is all for today. I will see you very soon in next video. Till then, take care. Happy learning.